जय हिंद स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की क्लास आपकी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जहाँ से हमने इसको छोड़ा था उन टॉपिक्स को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक की कहानी पढ़ी थी। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक की कहानी पढ़ी थी और इसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का एक कैपेसिटी है। पोटेंशियल यहाँ पर क्या दिखा रहा है? कैपेसिटी, राइट। किसी भी इलेक्ट्रोड की क्या होती है? कैपेसिटी होती है कि वो अपने पास से या तो इलेक्ट्रॉन को लीव आउट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है, और या फिर क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देन दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया था। द फर्स्ट वन वाज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड सेकंड वन इज रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट की एक कैपेसिटी ज़रूर है, या तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और या फिर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस आउट करते हैं। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, मेटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी है। इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी कोई मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यू ऑल नो दैट कि भाई इस पर कैसा चार्ज आने वाला है, इस पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड इट विल टोटली डिपेंड्स अपॉन कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दैट मेटल इज गोइंग टू लॉस, राइट। सो n electrons, if it is losing n electrons, n number of electrons it is losing, then definitely it will gain n positive charge, right। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को शो करता है। इसकी ये काम करने की कैपेसिटी जो होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कहते हैं कि किसी मेटल के पास टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के पास ऐसी टेंडेंसी है कि वो लॉस करने की टेंडेंसी की बजाय क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, तो हम कहते हैं उसकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी है। मतलब वो खुद रिड्यूस हो रहा है, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं, अगर मान लीजिए रिडक्शन का मतलब क्या बताया था आपको मैंने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताया था। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या बताया था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताया था। तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने का कर रहा है, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन कर रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है उसके हिसाब से उस पर नेगेटिव चार्ज आता है ना। यही हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। पर यहाँ कोई चार्ज क्यों नहीं आया, यहाँ पर चार्ज इसलिए नहीं आया क्योंकि इस पर ऑलरेडी n पॉजिटिव का चार्ज था और उसने n ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर से क्या किए हैं, गेन किए हैं। तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव एक्वायर किया है। इसका मतलब ओवरऑल न्यूट्रल हो गया एटम। ठीक है, अगर कोई न्यूट्रल एटम अगर इस चीज़ को गेन करता, मान लीजिए कोई न्यूट्रल एटम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता, तो उस पर n नेगेटिव का चार्ज आ जाता। ठीक है, उस पर n नेगेटिव का चार्ज आ जाता। होता है कि नहीं होता। तो इस तरह से हमने अपने रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्या किया था, डिफाइन किया था। और फिर मैंने आपसे कहा था, इसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है ये सारा काम जो चल रहा है, क्या काम चल रहा है कि मेटल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप हो रखा है। ठीक है, और या तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये सारा काम, सारा का सारा काम, ये सारा एपरेटस सेटअप जो है, ये हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पर करें। किस पे करें, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर करें, तो उसी को हम सब बोल देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो आपकी कंडीशंस है वो क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि अगर मान लीजिए वहाँ पर गैसेज, सबसे पहले तो टेम्परेचर की कंडीशन देखिए। ठीक है, सबसे पहले टेम्परेचर की कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस या फिर इसको हम कहेंगे 298 केल्विन का जो टेम्परेचर है, दैट इज कंसिडर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस टेम्परेचर, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग, प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर आपका 1 बार का प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, 1 बार का प्रेशर होना चाहिए। बार इज द यूनिट टू कैलकुलेट प्रेशर, टू मेजर प्रेशर। ठीक है, तो इतना होना चाहिए। और जो आपका सोल्यूशन है, जो भी आपका सोल्यूशन आप वहाँ पर ले रहे हो, कौन सा सोल्यूशन ले रहे हैं हम लोग, पहले की क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा कि भाई जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, वो कंसंट्रेशन आपकी 1 मोलर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए।
ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम कहते हैं कि हमारा जो सेल है वो पूरा का पूरा किस पे काम कर रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे काम कर रहा है। एंड देन हम उसको कहेंगे कि अब जो हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वो सबका सब क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल यानी हमारा इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलिटिक आयंस, जो आपके आयंस होंगे, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है वहां पर, वो एक कैसी कंडीशन पर होनी चाहिए, आपके स्टैंडर्ड कंडीशंस पर होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी टेम्परेचर की कंडीशन मिसिंग है, इसको आप लिख लीजिएगा 298 केल्विन की कंडीशन। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग, अच्छा अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक बात यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, उसको पहले आप यहाँ समझिए आराम से। एक कंडीशन, एक लाइन एक यहाँ पर है कि जो IUPAC है ना, जो IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी जो आपके सभी टास्क असाइन करते हैं, सभी नेम वगैरह असाइन करते हैं अपने केमिस्ट्री फील्ड में, तो वो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अकॉर्डिंग जो बुक्स में, जितनी भी बुक्स में, खासकर आपकी जो NCERT है, इन बुक्स जितने भी आप पोटेंशियल लिखे हुए देखोगे, जितने भी आप पोटेंशियल्स लिखे हुए देखोगे, वो सब बाय डिफ़ॉल्ट कौन से पोटेंशियल लिख करके दे रखे हैं उन्होंने, रिडक्शन पोटेंशियल्स ही लिख करके उन्होंने दे रखे हैं। मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये बात बोली थी कि अगर वो सिर्फ लिख करके दे रहे हैं कि द पोटेंशियल ऑफ फलाना इलेक्ट्रोड, द पोटेंशियल ऑफ XYZ, कोई सा भी इलेक्ट्रोड इज 0.81 वोल्ट, ऐसा कुछ उन्होंने दे दिया, तो अगर उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो हमें ये अंडरस्टूड रखनी है बात कि वो डेफिनेटली रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, किसकी बात कर रहे होंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहीं पर ये बात लिखी हुई है कि IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम अपना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। मतलब सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहीं पर लिखा आ जाए तो आपको उसको मान के चलना है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल ही बता रहा है, अनलेस एंड अनटिल आपको वो स्पेसिफाई कर दे कि नहीं हमें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक स्पेसिफाइड नहीं है तो इसका मतलब है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहा है। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। चलें आगे। अब किसी चीज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। गाइज अभी मैंने ऊपर आपके सामने लिखा था कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ये होती है, अपना हाफ सेल रिएक्शन ये है ऑक्सीडेशन की, कि मेटल M इज कन्वर्टिंग इनटू Mn पॉजिटिव एंड इट इज लॉसिंग n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। दिस रिएक्शन इज शोइंग ऑक्सीडेशन। तो इसी का अगर मैं पोटेंशियल दिखाना चाहूँ, अगर स्पेशली इसका पोटेंशियल दिखाना चाहूँ तो मैं कहूँगी मैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखा रही हूँ। स्टैंडर्ड क्यों, मतलब मैंने टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को फिक्स कर दिया है। ठीक है, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार का प्रेशर है। इस कंडीशन को फिक्स करते हुए मैं इस सेल के लिए, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए पोटेंशियल क्रिएट कर रही हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रही हूँ। तो कैसे लिखा जाएगा, वो कैसे लिखा जाएगा, ई क्या दिखा रहा है, पोटेंशियल। ठीक है, ई क्या दिखा रहा है, पोटेंशियल दिखा रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन बोल दिया है तो इसीलिए हम लोग नॉड का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, अगर नॉड नहीं दिया गया है तो इसका मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे काम हो रहा है। उसकी बात भी हम आगे करेंगे, उसे हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन, उसको भी हम अभी देखेंगे डिटेल में। बट अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर नॉड सिंबल, ऊपर 0 का सिंबल लिखा हुआ है जिसको हम नॉड प्रोनाउंस करते हैं, तो इसका मतलब है सारा काम स्टैंडर्ड कंडीशन पर हो रहा है। ठीक है, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, M इज कन्वर्टिंग इनटू Mn पॉजिटिव, तो आपको लिखना कैसे, M इज कन्वर्टिंग इनटू /Mn पॉजिटिव। तो अब आपसे कोई ये दे करके पूछ ले ये कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का होता है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। इसी तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, रिडक्शन में क्या होता है, Mn पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है किसमें, M में, Mn पॉजिटिव इज कन्वर्टिंग इनटू M। तो कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, Mn पॉजिटिव इज कन्वर्टिंग इनटू M। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। तो रिडक्शन कैसे लिखेंगे भाई, पोटेंशियल ये E दिखा रहा है और Mn पॉजिटिव /M में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इस तरीके से हमने लिखा है। क्लियर है मेरी बातें सभी को, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या आई थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आई थी कि जितने भी मेटल्स, नॉन मेटल्स, कोई भी एलिमेंट हो, मैं जनरली उसके लिए वर्ड क्या यूज कर रही हूँ, एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप उसका सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया जा सकता है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वही हमारी अगली कहानी है, लेकिन तब तक थोड़ा पेशेंस रखें। तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्क क्या रहेगा सिर्फ दोनों चीज़ों में, आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनका मैग्नीट्यूड उस एलिमेंट के लिए कैसा आएगा, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा उस एलिमेंट के लिए वो कैसा होगा, सेम होगा। सपोज करो ये काम मैं लिथियम के लिए कर रही हूँ, ठीक है। ये काम मैंने किस एलिमेंट के लिए किया, लिथियम के लिए किया। मैंने एक बार उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट किया और एक बार उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया, ठीक है। और फिर बोल रही हूँ कैसे कैलकुलेट करना है वो भी समझ में आ जाएगा, पर अभी मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जो हमारा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है लिथियम का, दोनों की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम आएगी। बस फ़र्क क्या होगा, इनके साइन में डिफरेंस आएगा, इनके साइन में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। बात समझ में आती है सभी को, इनके साइन में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि लिथियम के लिए सपोज करो ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी है, x वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। और ये x वैल्यू दोनों तरफ से x ही आएगी, लेकिन सपो अभी सिर्फ एक कंडीशन को एज्यूम किया जा रहा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लीजिए x आया है, तो 101% जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो -x होगा। वो कितना होगा, -x होगा। और x में कोई वैल्यू नहीं है, सभी चीज़ों की एक वैल्यू फिक्स है। उसके लिए हमारे इसी चैप्टर में NCERT में एक बहुत सुंदर सी टेबल दी हुई है। इस टेबल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, जिसके बारे में भी आगे बात करी जाएगी। तो देखिए यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है, सिर्फ इनके साइन में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। यानी या तो इस तरह से लिख के दे दिया जाए, ये आपका क्या दिखा रहा है, ये ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखा रहा है, इधर क्या दिखा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहा है। दोनों देखो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन साइन किसका डिफरेंस आ रहा है, अपने नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। क्लियर होगी मेरी बात। ये सारा आपका लास्ट क्लास का ही है, लेकिन वहाँ से कनेक्टिविटी ली है ताकि आप पुराना कुछ अगर भूल गए होगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा वो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको आगे ले चलते हैं, ठीक है। अब बात वही आ जाती है, क्या बात आ जाती है भाई, कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे। चलिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, ठीक है। हमारा सवाल ये उठता है कि हमने, ठीक है, सभी का कहा कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और कुछ ना कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होता है, बट हाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो उसके लिए जिसका हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज शी। शी मीन्स इसको NHE भी लिख करके आ सकता है, ठीक है, और या फिर लिखा आएगा SHE, ठीक है। ये वो वाला शी नहीं, मेल फीमेल वाला शी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट करते हो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो भी हमें वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो पहले मैं आपको अपने तरीके से इसको अच्छे से एक सिंपल वे में समझा रही हूँ, देन हम लोग इसकी बुकिश लैंग्वेज पर मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि हमें हाफ सेल्स में काम करना होता है। किस में करना होता है, हाफ सेल्स में, ठीक है। तो मुझे हाइड्रोजन का भी एक हाफ सेल बनाना होगा, मुझे शी बनाना है इस टाइम अभी, ठीक है। मुझे क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, अभी शी की कंस्ट्रक्शन करनी है। चलिए करते हैं कंस्ट्रक्शन।
ये आपके सामने मैंने एक बीकर ड्रॉ किया है, ठीक है। हमने एक जनरल कंस्ट्रक्शन क्या देखी थी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होता था, यहाँ पर भी होगा। कौन काम कर रहा है इसमें? हाइड्रोजन काम कर रहा है, नाम में ही आ रहा है कि हाइड्रोजन काम करेगा, है ना। लेकिन हाइड्रोजन तो एक गैस होती है, ठीक है। हाइड्रोजन तो क्या होती है बेटा? एक गैस होती है। तो गैस का तो कोई इलेक्ट्रोड पॉसिबल है नहीं, नहीं है ना। तो इसीलिए हम जब भी कभी ध्यान रखना, आगे भी जितना हम काम करेंगे, जब भी हमारा टारगेट कोई गैस हो जाएगी, ठीक है, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, सब पे काम करेंगे हम लोग। जब भी हमारा टारगेट कोई गैस होगी तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक उसके लिए गैस को इलेक्ट्रोड में कैसे कर, इलेक्ट्रोड तो एक मेटल की रॉड होती है, और गैस की रॉड कैसे बना सकते हो आप? तो हम क्या करते हैं गैसेस के लिए, फॉर गैसेस व्हाट वी विल डू, हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम? इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, और वो जनरली प्लैटिनम की बनी हुई रॉड होती है, ठीक है। प्लैटिनम की बनी हुई मेटल की रॉड को एज इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? प्लैटिनम एक ऐसा मेटल है जो इनर्ट काउंट होता है, जैसे गोल्ड इनर्ट है आपका, पर गोल्ड नहीं, यहाँ पर प्लैटिनम यूज़ होता है। इस पर रिएक्शन कराने, इस पर ही हम लोग रिएक्शन कराते हैं। भाई गैसेस को इंटरेक्ट करने के लिए कोई सरफेस चाहिए, है ना। गैसेस को इंटरेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? कोई सरफेस चाहिए, और वो सरफेस क्या है? वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की सरफेस होती है, और वो इनर्ट इलेक्ट्रोड ही आपका कौन सा है? प्लैटिनम का रॉड यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें जो रॉड लगानी है, यहाँ पर भी जो हमें रॉड लगानी है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है डार्क ब्लू कलर, जो मेरी प्लैटिनम की रॉड को दिखा रहा है, ठीक है, प्लैटिनम की रॉड को दिखा रहा है। कंस्ट्रक्शन आपकी बुक में भी है, सभी जगह आप देख सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो उसको थोड़ा सा देख के चलते हैं। आपको भी बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये प्लैटिनम की रॉड, और नीचे जो है एक प्लैटिनम सरफेस हमने लगा रखी है, ये है प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है। प्लैटिनम ब्लैक मतलब प्लैटिनम का ही बना हुआ, जिसकी कोटिंग भी हमने प्लैटिनम से कर दी। ऐसा क्यों किया है? इसी सरफेस पर आकर के गैस रुकेगी और अपना काम करेगी, ठीक है। गैसेस को रिएक्शन शो करनी होगी, ठीक है मैम। आगे क्या है कंस्ट्रक्शन में? और क्या चीज़ है भाई कंस्ट्रक्शन में? यहाँ पर आपको एक छोटा सा, या फिर इसके लिए एक अलग से बबल, इसको हम एक ग्लास चैम्बर में बंद कर रहे हैं, ग्लास चैम्बर में बंद कर रहे हैं, ठीक है। ये ग्लास चैम्बर की दो ओपनिंग्स मैंने आपके सामने दिखा दी है, और ये आपका चैम्बर कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ये ग्लास का बना हुआ चैम्बर है, ठीक है, जिसके अंदर रिएक्शन चलेंगी। इधर आपका ग्लास का ही ये वेसल है, ग्लास का ही वेसल है, ग्लास का चैम्बर है। इस तरफ ये जो मैंने आपको पहली ओपनिंग दिखाई है, इस ओपनिंग से हाइड्रोजन गैस बबल करवाई जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भेजा जाएगा। अच्छा देखो नाम में क्या आ रहा है? स्टैंडर्ड, मतलब कंडीशन हमें स्टैंडर्ड लेकर के चलनी पड़ेगी। तो मतलब जो आपकी गैस है उसका प्रेशर कितना रखोगे आप? 1 बार प्रेशर रखोगे तो स्टैंडर्ड कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड में काउंट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस 1 बार हो जाएगा, ओके। दूसरी ओपनिंग सिर्फ इसलिए होती है कि यहाँ पर कोई बबल्स वगैरह अगर हाइड्रोजन गैस के बनते हैं तो उनको निकलने का रास्ता मिल जाए, एक्स्ट्रा गैसेस को निकलने का रास्ता मिल जाए। H2 गैस बबल्ड, ठीक है, बबल थ्रू आउट, यहाँ से H2 गैस जो एक्स्ट्रा बन रही होगी बबल वगैरह वो निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए? और देखिए मैम इलेक्ट्रोड आपने बना दिया, जो गैस आप भेजना चाहते हैं वो भी आपने बना दी है। अब क्या बच गया? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच गई हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को कैसे फिल किया? मान लीजिए इसके लिए मैंने येलो कलर यूज़ किया है, और ये मैंने इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन फिल कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब देखो जब हमने जिंक भरा था, वहाँ पे जिंक की रॉड ली थी, तो मेरा सॉल्यूशन क्या होता था? जिंक सल्फेट, याद आया सभी को? तब क्या होता था आपके पास? जिंक सल्फेट होता था, ठीक है। और जब आपके पास है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, तो मैंने कॉपर की रॉड यूज़ की थी। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब कोई सॉल्यूशन हमारी हाइड्रोजन गैस जैसा ही होगा, जो इसके जैसा दिखता होगा। कौन है जहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस मिल सकती है? तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन फिल करते हैं HCl सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन फिल करते हैं? HCl सॉल्यूशन फिल करते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। ये सब कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। जब आप इस कंस्ट्रक्शन को अपनी लैंग्वेज में सीख लोगे तो उसको फिर बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। 1 मोलर कंसंट्रेशन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो बेटा,
कि अगर ये HCl है और ये सॉल्यूशन है, मतलब आपने थोड़ा बहुत पानी इसके साथ मिक्स कर रखा है, तो हमें पता है कोई भी एसिड कोई भी बेस जब पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो अपने अपने आयंस में टूटता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है तो आयंस का होना जरूरी है। तो इलेक्ट्रोलाइट हम बोल ही इसको इसलिए रहे हैं क्योंकि अपने आयंस में टूट सकता है ये, ठीक है। तो HCl कैसे टूटेगा बेटा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसी तरीके से टूटेगा, ठीक है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। हमने 11th क्लास में कुछ ऐसा किया था, जो कंसंट्रेशन हमारी यहाँ पर होती है 1 मोलर कंसंट्रेशन है, तो इनकी कंसंट्रेशंस कितनी होंगी ये भी हमें पता होनी चाहिए। कैसे निकलता था, ध्यान दीजिए। देखो बेटा, यहाँ पर अगर 1 लगा हुआ है तो बैलेंस करके देखो, इनके आगे भी 1 ही 1 है और तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, मतलब अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल बन रहा है और Cl नेगेटिव आयंस भी 1 मोल ही बन रहे हैं, है ना। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो मतलब ये भी 1 मोलर प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में, और क्लोराइड आयंस भी आपके 1 मोलर ही प्रेजेंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, प्लैटिनम की रॉड है, इस रॉड पर हमारी हाइड्रोजन गैस रुकेगी और रिएक्शन करेगी, ठीक है। बीकर है, उसके अंदर हमने सॉल्यूशन फिल किया हुआ है, हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, क्योंकि कंडीशंस हमारी ऑलरेडी क्या चल रही है, स्टैंडर्ड कंडीशंस चल रही है, ठीक है। ये जब ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन आयंस भी यहाँ से कितने मिलेंगे, ठीक है, कोई भी पॉइंट आपको रहना नहीं चाहिए। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, कोई आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे, 1 मोलर कंसंट्रेशन है। और वैसे इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं, बट पता होना चाहिए कि क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन भी यहाँ पर कितनी होगी, 1 मोलर होगी। बैलेंस इक्वेशन से ये साफ साफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से भेजी जा रही है, जो इस मेटल की रॉड पर रिएक्शन करती है आकर के, जो भी इसको काम करना होगा, ठीक है। और कितना कंडीशन रखी गई है, 1 बार की कंडीशन रखी गई है। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। अच्छा, तो बेटा यहाँ पर जो रिएक्शन चल रही होगी वो क्या चल रही होगी, जरा वो देखेंगे। रिएक्शन क्या चल रही होगी, देखना। जब ये काम कर रहा होगा, जब भी इसको हम लोग काम करवाएंगे, इस हाफ इलेक्ट्रोड को जब हम काम करवाएंगे, तो ये काम क्या करेगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन के आयंस हैं, देखो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये 2 तरीके से काम कर सकता है ना। हो सकता है ये ऑक्सीडेशन वाले हाफ सेल की तरह काम करे, और या फिर हो सकता है ये रिडक्शन वाले हाफ सेल की तरह काम करे। मैम ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल कहाँ से आ गया, तो याद कीजिए बेटा, फर्स्ट क्लास जो मैंने आपको करवाई थी, थोड़ा देखेंगे आप, जो आपका गैल्वेनिक सेल था, उसमें आपने देखा था ना 2 हाफ सेल्स होते हैं, 2 हाफ सेल्स होते थे हमारे पास, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता था और एक रिडक्शन हाफ सेल होता था। वही चीज़ यहाँ पर है कि जब मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करूँगी तो हो सकता है ये इलेक्ट्रोड आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह काम करे, या हो सकता है रिडक्शन हाफ सेल की तरह काम करे, ठीक है। ठीक है मैम, तो क्या होगा, फ़र्क क्या होगा दोनों से। तो अगर आपका SHE, देखो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं आपके सामने, अगर SHE काम करेगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह अगर ये काम करेगा तो रिएक्शन क्या होगी, और अगर ये रिडक्शन हाफ सेल की तरह काम करेगा तो रिएक्शन इस सेल के अंदर क्या चलेगी, वो चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह काम करेगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या समझाया था मैंने आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हाइड्रोजन गैस जो आप भेज रहे हो, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी, ठीक है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लॉस करेगी। जब एक हाइड्रोजन एटम जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी अगर इसने लॉस कर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, तो 2 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पर मतलब 2 हाइड्रोजन के आयंस बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर ये हाफ सेल ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस तरीके की चलेगी। ये हाफ सेल कब, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कब ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा, कब रिडक्शन की तरह काम करेगा, थोड़ी देर दीजिए, अभी सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी सिर्फ इतना आप ध्यान दीजिए, जो समझाया जा रहा है वो आपके दिमाग में बैठते जाना चाहिए, ठीक है, कि हाँ ये इन बातों को फिर हम क्या करेंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू करेंगे कि हमने इनको यूज़ कैसे किया, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल कर रहा है तो इसका रिएक्शन ये चल रहा होगा, और अगर रिडक्शन हाफ सेल की तरह काम करेगा तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होंगे। और गेन कौन करता है, जिनके पास कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। कमी किसकी होगी, पॉजिटिव वालों के पास। तो कमी किसके पास होगी, पॉजिटिव वालों के पास। तो कैसे चलेगा, देखिए
H पॉजिटिव अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो H बनाता है, यही होती है रिएक्शन। H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब जस्ट इसका रिवर्स लिखना है, पर H तो नहीं बनेगा, बनेगा तो हाइड्रोजन गैस। गैस कैसे बनती है? जब ये 2 होंगे, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन के आयंस भी होने चाहिए और 2 ही आपके पास क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो जस्ट अभी बोला था ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जस्ट एक दूसरे का क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। पोटेंशियल वाइज भी रिवर्स थे और यहाँ पर देखो रिएक्शन वाइज भी जस्ट बिल्कुल क्या है? रिवर्स है। यहाँ पर ये लॉस कर करके H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर वही H पॉजिटिव गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये कौन सी गैस बन जाएगी आपकी? हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आई? तो अभी तक मैंने आपको सिंपल क्या समझा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिखता कैसा है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिखता कैसा है? यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ रखा है, तार निकाल रखी है, वायर छोड़ रखी है, ताकि दूसरे सेल से इसको कनेक्ट किया जा सके, है ना। देखा था ना हमने, जो डैनियल सेल पढ़ा था उसमें 2 सेल्स थे, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, एक रिडक्शन हाफ सेल था। जिंक वाला जो होता है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, कॉपर वाला इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, वो रिडक्शन हाफ सेल था। दोनों को हमने वायर से कनेक्ट किया था। वायर से कनेक्ट क्यों किया था? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कराना है और इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन थ्रू द वायर्स मूव करते हैं। ठीक है, तो ये है वो वायर छोड़ रखी है मैंने अभी। ठीक है, अभी देखो, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा लैंग्वेज में समझिए आराम से। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या देखने को मिल रहा है आपको? इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना हुआ है? प्लैटिनम का बना हुआ है, दिख रहा है सभी को, विच इज़ एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। कैसा इलेक्ट्रोड है ये हमारा? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो क्या हुआ? यूज फॉर प्रोवाइडिंग सरफेस टू द गैस। किस लिए काम आ रहा है? कि हमारी जो गैस, हाइड्रोजन गैस आ रही है, उसको एक सरफेस मिलेगी और वहाँ पर ये रिएक्शन, गैस को रुकने के लिए एक जगह चाहिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस आप फिल कर रहे हो। इलेक्ट्रोलाइट आपने क्या फिल किया? यहाँ पर 1 मोलर HCl का सोल्यूशन फिल किया। 1 मोलर HCl सोल्यूशन, तो ये किस तरीके से टूटेगा? ये भी 1 मोलर, ये भी 1 मोलर, सब बता चुकी हूँ। कंडीशंस कैसी है? हाइड्रोजन गैस को बबल करना है, स्टैंडर्ड कंडीशन यानी 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार का क्या रहेगा? प्रेशर रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस है। रिएक्शन क्या चलेगी? ये देखो, मैंने वहाँ पर 2 रिएक्शन अलग अलग लिख के दिखाई हैं, यहाँ पर वही साइन रिवर्सिबल साइन करके दिखा दिया है। इसको आप क्या कर सकते हो? 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हो। एक पार्ट में हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो रही होगी? H पॉजिटिव आयंस में, और दूसरे पार्ट में क्या दिखाओगे? H पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके इन टर्न दे आर कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन गैस। तो बस उसको यहाँ रिवर्सिबल साइन से दिखा दिया गया है। ठीक है, आप पिछले वाले पेज की तरह क्या कर सकते हो? इसको 2 पार्ट्स में अलग अलग लिख सकते हो, एक ऑक्सीडेशन वाली और एक हो जाएगी आपकी रिडक्शन वाली। क्लियर है यहाँ पर सभी को? ठीक है, चले आगे। अब क्या कहते हैं, देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलो इसको मैं पहले अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ। अब सुनिए, अब क्या है, सुनिएगा कि इसको हमने लिया क्यों है, ये कहाँ से आ गया अचानक से? हम तो सभी मेटल्स का या सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे थे, ये कहाँ से आया? तो देखिए बेटा, जितने भी प्रोसेस हैं दुनिया में, उसमें कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो अकेले नहीं हो सकते, है ना। उसमें से एक प्रोसेस आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी यही होता है। हम कभी भी जब पढ़ते हैं तो हम ध्यान देना, हमेशा हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। अकेला रिडक्शन नहीं पढ़ा जा सकता, अकेला ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि रिडक्शन में अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो कोई ना कोई तो उसको लॉस कर रहा होगा ना, तभी तो वो गेन कर रहा है। इसका मतलब कहीं तो ऑक्सीडेशन चल रहा होगा, तभी तो कहीं पर रिडक्शन चलेगा, और कहीं रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब कहीं तो ऑक्सीडेशन चल रहा था। मतलब ये एक दूसरे पर बिल्कुल क्या है, डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब जब जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके सामने, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहते हो, उनको आप क्या करते हो? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये किसकी तरह काम करता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। मैम समझ नहीं आया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड वगैरह क्या टर्म आ रही है ये? अभी देखो, सपोज कीजिए मुझे क्लास में 10 बच्चों की हाइट को मेज़र करना है। ठीक है, तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं सभी अपना जो मेजरिंग टेप है उसको निकालूं और सभी की हाइट मेज़र करूं और लिस्ट बना करके रख दूं सामने। हो सकता है, बिल्कुल सिंपल तरीका जो सबके लिए अप्लाई होता है। मान लीजिए मेरे पास मेजरिंग टेप नहीं है, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे? हमारे पास एक जनरल, मतलब एक बहुत कह सकते हैं रेमेडी टाइप एक तरीका होगा कि क्लास में कोई एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो बहुत ही एक ऐसी हाइट रखता होगा भाई, जो हमें पता है। सपोज कीजिए उसकी हाइट 5'8" है। कितनी है? 5'8" हाइट है उसकी। ठीक है,
5'8" हाइट है, उसकी हाइट हमें कंफर्म पता है। उसने कहा कि मैम मुझे अपनी हाइट कंफर्म पता है, मेरी हाइट का इस्तेमाल करके आप बाकियों की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, सभी बच्चों को उसके सामने खड़ा करेंगे, सभी बच्चों को एक एक करके उसके सामने खड़ा करेंगे और कहेंगे इसके मुकाबले में मेज़र करो तुम कहाँ लाई कर रहे हो, ठीक है। कोई कहेगा लगभग 1-2 इंच इससे बड़े हैं हम, कोई कहेगा 1-2 इंच हमसे छोटे हैं, इससे छोटे हम, या उससे भी ज़्यादा काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी गैप आ रहा है। तो हमारे पास एक तरीका क्या हो गया कि हमने किसी को अपना रेफरेंस बना लिया। हमारे पास डायरेक्ट मेज़र करने के लिए मेजरिंग टेप नहीं था, तो हमने एक तरीका यूज़ किया कि हमने किसी भी एक बच्चे को अपना रेफरेंस घोषित कर दिया और अब हमने कहा कि हमारे क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब उनकी हाइट को मेज़र करने के लिए हम इसी स्टूडेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके कंपैरिजन में उस स्टूडेंट को खड़ा करेंगे और चेक करेंगे कि ये कहीं उससे ऊपर चला गया, उससे नीचे। कोई भी अगर उससे ज़्यादा हाइट में जा रहा होगा तो डेफिनेटली होगा कि उसकी हाइट 5'8" से तो ज़्यादा ही होने वाली है, अंडरस्टूड होगी वाली बात। और अगर कुछ उससे नीचे होंगे तो डेफिनेटली 5'8 से वो क्या होंगे, नीचे होंगे, है ना। तो यानी यहाँ पर हमने क्या किया, एक रेफरेंस चूज़ किया है। उसी तरीके से बेटा जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमारा टारगेट क्या है, हम लोग कर क्या रहे हैं, सब हम लोग कर रहे हैं एलिमेंट्स का हम लोग क्या मेज़र करना चाहते हैं। देखो इसको और अच्छे से लिख देती हूँ, हमारा टारगेट क्या है वो समझो। हमारा टारगेट है टू कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। जितने भी दुनिया जहान में एलिमेंट्स हैं हम उनका क्या मेज़र करना चाहते हैं, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करना चाहते हैं और इसके लिए हम इतनी कहानी रच रहे हैं यहाँ पर। समझ आई बात। तो हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम किसी भी एक एलिमेंट का या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेज़र कर लें या रिडक्शन पोटेंशियल मेज़र कर लें। क्यों नहीं है? हमारे पास मेज़रमेंट करने के लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक कमी है या कुछ और बात है? तो इंस्ट्रूमेंट एपरेटस में कमी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कमी इस बात की है कि जिस भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करना चाहते हैं या तो वो ऑक्सीडेशन करेगा या वो रिडक्शन करेगा, है ना। तो जब मैं उसको किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करूँगी तो दूसरा भी तो कुछ करेगा। अभी मैंने बोला कि सिंपली रिडक्शन पॉसिबल नहीं है और सिंपली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है। अगर जिस एलिमेंट को मैं मेज़र कर रही हूँ वो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो सामने वाला उसके ऐसा कुछ होगा जो रिडक्शन कर रहा होगा, या फिर वाइस वर्सा कंडीशन भी हो सकती है। तो इन सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है अभी तक कि जिससे मैं किसी एक एलिमेंट का स्पेशली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करूं। तो उसके लिए वो रेमेडी वाला तरीका आ गया। क्या तरीका आ गया कि हम मेज़र करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को विद द हेल्प ऑफ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जैसे वो एक बच्चा रेफरेंस था और उसके कंपैरिजन में सबकी हाइट को तुमने कंपेयर किया था, मेज़र किया था, उसी तरीके से मेरे पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसे हम शी बोलते हैं, यानी SHE बोलते हैं। और इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र कर सकती हूँ और ये किया गया है। बात समझ में आई सभी को? तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाने का हमारे को बेनिफिट क्या मिला, हम ये अपना टारगेट अचीव कर पा रहे हैं। क्या टारगेट अचीव कर पा रहे हैं कि हम जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सपोज कीजिए वो एलिमेंट सब x है, कोई भी एक एलिमेंट x है, मैं इस एलिमेंट का क्या कैलकुलेट करना चाहती हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करना चाहती हूँ कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। तो मेरे पास तरीका क्या है कि बिल्कुल किया जा सकता है। इसको कनेक्ट कर दो पहले आप किससे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। इसको कनेक्ट कर दो किससे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दीजिए, तो ये काम आप आराम से कर सकते हो। तो किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र कर सकते हो। समझ आई बात? तो अभी तक मैंने क्या समझाया, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिखता कैसा है, ठीक है, उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, क्या उसकी कंसंट्रेशन है, कितने बार का प्रेशर है, कितना का टेम्परेचर है, सब स्टैंडर्ड कंडीशन है। इससे पिछली स्लाइड में जस्ट हमने यही बातें सीखी थी, सारी सीखा था कि नहीं सीखा था? ये था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूरा कंसंट्रेशन। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका जो है दोनों तरह से रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी परफॉर्म कर सकता है, रिडक्शन रिएक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। और उसके बाद मैंने आपको समझाया किसके बारे में, वेट कीजिए एक बार, उसके बाद मैंने आपको समझाया कि अब इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करने के लिए,
और इसीलिए इसको हम लोग अपने शी को क्या बोलते हैं, अपना रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। अपने शी को क्या बोलते हैं, अपना रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलें आगे। अब देखिए इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को, जैसे उस बच्चे की हाइट हमने फिक्स कर दी थी कि वो 5'8" का स्टूडेंट था और उसके कंपैरिजन में हमने सबकी हाइट को मेजर किया था, राइट। सिमिलरली इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, जिसके कंपैरिजन में मैं सभी को मेजर कर रही हूँ, जिसके कंपैरिजन में मैं सभी को मेजर कर रही हूँ, इसका जो पोटेंशियल आप लेकर के चलेंगे वो हमने 0 वोल्ट असाइन किया है। हमने कितना असाइन किया उसे? 0 वोल्ट असाइन किया है। ये बात बहुत गहरी है और इसको समझ के चलेंगे आप, ठीक है। जितने भी रेफरेंस, जो भी हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसके पोटेंशियल को, उसके इलेक्ट्रोड, कौन सा पोटेंशियल, ध्यान रखना, अगर मैं सिंपली कहीं पर पोटेंशियल भी लिख देती हूँ ना तो उसका मतलब यही होता है कि मैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रही हूँ। तो हमने, साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर्बिट्रीली, एक्चुअल में नहीं होता ऐसा, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमने लेट कर ली है वैल्यू, ये वैल्यू लेट करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका असाइन किया है कितने वोल्ट? 0 वोल्ट असाइन किया है, 0 वोल्ट असाइन किया है, ठीक है। दो बातें समझ में आ गई। तो अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है उसे हम कंसिडर कर रहे हैं कितने वोल्ट बेटा जी? 0 वोल्ट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज असाइंड आर्बिट्रली। मैं बार बार इस बात को फोकस करूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, वाइवा वगैरह में भी पूछ लिया जाता है कि क्या इसकी एक्चुअली में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है या जस्ट इसकी एक वैल्यू हमने असाइन करी है। तो हमने सिर्फ एक असाइन किया है कि हाँ ये बच्चा इतनी हाइट का था, वो हमारा असाइनमेंट था, उसी तरीके से इसकी भी वैल्यू हमने IUPAC ने असाइन की है, ठीक है। बिकॉज इट इज यूज टू मेजर द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द अदर मेटल्स। अब इसका यूज क्या कर रहे हैं हम लोग? इसका यूज कर रहे हैं हम दूसरे मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने में। तो इसका पोटेंशियल हमने 0 कर दिया। अच्छा, अब इस चीज को थोड़ा तुम अपने जनरल टर्म में समझो कि अगर तुमने एक चीज की वैल्यू 0 फिक्स कर दी है, 0 फिक्स कर दिया, ठीक है, दूसरा मेटल जो होगा, दूसरा एलिमेंट जो होगा जिसका तुम पोटेंशियल मेजर करोगे, इसकी तो वैल्यू 0 है। अब यानी इसका जो पोटेंशियल आप मेजर करोगे वो सब के सब क्या होंगे? जो आप मेटल लेकर के चल रहे हो सारी वैल्यू उसी की होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है? 0 है। तो जो पोटेंशियोमीटर में, जो वोल्ट मीटर में वैल्यू दिखाई देगी मेजर करते वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? वो हमारा जो एलिमेंट है, जो हमारा टारगेट है, उसकी होगी, है ना। बात समझ में आ रही मेरी? इसीलिए इसको आर्बिट्रली असाइन कितना गया है? 0 वोल्ट असाइन किया गया है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो पोटेंशियल हम दूसरे मेटल्स का मेजर करना चाहते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 0 असाइन की गई है। हेंस इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। भाई इसकी वैल्यू 0 फिक्स कर दी हमने। अब जो भी हमारी वैल्यू मीटर में दिखाई देगी वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? जो हमारा टारगेट इलेक्ट्रोड होगा उसकी वैल्यू होगी। चलें आगे, क्लियर है इतना सभी को? ठीक है। अब मैम आपने कंस्ट्रक्शन समझा दी, हमें समझ में आ गई। हमने ये भी देख लिया कि उसके अंदर क्या क्या होता है, सारी चीज़ें देख ली, कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, सब कुछ देख लिया। और हमने ये भी जान लिया, अगली बात, मतलब हम देखो कितनी कड़ियों में आगे पहुंच गए। अब हमने ये भी समझ लिया कि हमने नहीं, IUPAC ने इसका जो पोटेंशियल असाइन किया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल असाइन किया है, उसको आर्बिट्रली कितना असाइन कर दिया है? 0 वोल्ट असाइन कर दिया है, ताकि जब हम दूसरे वाले के साथ इसको कनेक्ट करके कैलकुलेशन करें तो जो भी वैल्यू आएगी वो उस दूसरे एलिमेंट की आएगी, इसकी वैल्यू तो 0 है। आगे बात समझ में? अब मुद्दा उठता है कि मैम ये करेंगे कैसे? इतनी देर से हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, तो ये बताइए कि ये काम होता कैसे है? ठीक है, ज़्यादा एलोंगेट हो गया, मैग्नीफाई कुछ ज़्यादा ही हो गया। हाँ चलिए थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं इसको। अब हम आ गए इस टॉपिक पे कि ये अपना इलेक्ट्रोड वर्क कैसे करता है। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रोड अपना वर्क कैसे करता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट, वर्क कैसे करता है भाई। देखो मैंने अभी कहा आपसे ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तरह भी काम कर सकता है, रिडक्शन वाले की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है। हाउ शी इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल्स, क्वेश्चन राइज होता है और ये काम होगा कैसे, सुनिएगा। पहला केस मैंने आपके सामने लिया है जिसमें आपको जिंक वाला जो है उसको मैंने कनेक्ट किया है, किससे? अपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया है। ठीक है, मतलब एक सेल बनाया है, बिल्कुल गैल्वेनिक सेल की तरह एक सेल बनाया है
गैल्वेनिक सेल में क्या था, जिंक जिंक सल्फेट, कॉपर कॉपर सल्फेट, दोनों को वायर से कनेक्ट, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट। याद आया तुरंत सभी को? ठीक है, क्लिक करना चाहिए माइंड में तुरंत का तुरंत। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने किस किस का एक सेल बनाया है, जिंक वाला और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब 2 बीकर यहाँ पर भी होंगे आपके, बिल्कुल होंगे मैम। ये लीजिए वो 2 बीकर मैंने तैयार कर दिए। ये वाला बीकर सपोज कीजिए शी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब कुछ ये दिखा रखा है, समझ आ गई बात। और ये वाला बीकर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका वही जिंक की रॉड है, और जो सॉल्यूशन है 1 मोलर किसका फिल कर रखा होगा, उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन को, यानी जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि ये जिंक 2 पॉजिटिव में टूटेगा और ये SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस जो है या तो H पॉजिटिव में टूट रही होगी, या फिर ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से चल रही होगी, इसकी रिवर्स चल रही होगी। कौन सी चल रही होगी अभी तुम ही बता दोगे, मैं नहीं बताऊंगी, तुम ही बता दोगे अभी इनमें से कौन सी चल रही होगी। समझ आई बात? दोनों को किससे कनेक्ट करना होता है मैम? दोनों को कनेक्ट करना, यहाँ पर प्लैटिनम वाली रॉड है, ठीक है, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया है कि भाई जब करंट वरंट यहाँ से जाएगा तो अंदर कुछ होगा, तो ये वोल्ट मीटर की जो नीडल है वो किसी ना किसी एक डायरेक्शन में क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? ठीक है जी, सारी कंस्ट्रक्शन यही है आपके सामने। अब क्या होता है इस केस में, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, जरा वो ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अभी कंक्लूजन क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई जब हमने ये कनेक्टिविटी बनाई होगी। तो ऑब्जर्वेशन बेटा कुछ ऐसी आई कि जो जिंक वाली रॉड थी ना वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो गई, मतलब वो जिंक +2 में कन्वर्ट होकर के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने लग गई। और ये हमें कैसे पता चला होगा? ध्यान करो, वही अपना सेल, बिल्कुल वही वाला काम हो रहा है। ये रॉड धीरे धीरे कम होने लग गई होगी, है ना, यानी कि जिंक रॉड में आपको क्या दिखने लगेगा, डिप्लीशन दिखने लगेगा। ये रॉड धीरे धीरे क्या होने लग गई है, कम होने लग गई है। मेरी बात समझ में आती है सभी को? ये रॉड धीरे धीरे क्या होने लग गई, कम होने लग गई, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। गैल्वेनिक सेल में भी इसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा था। अब यहाँ पर ये बात बिल्कुल मत बोल देना, ना ही मैंने ऐसा बोला कि जिंक हमेशा ऑक्सीडाइज ही होता है, नहीं कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है सामने कौन है, ठीक है। वहाँ कॉपर सल्फेट और कॉपर के साथ भी ये ऑक्सीडाइज हो रहा था और शी के साथ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये कोइंसिडेंस वाली बात है। तो ये ऑब्जर्वेशन है बेटा, मैंने और तुमने ये करके देखा है लैब में, तब हमें पता चला, मतलब IUPAC ने करके देखा तब पता चला। तो इन दिस केस जिंक जो क्या है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ध्यान करिए, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा था वो टर्मिनल क्या कहलाता था, अपना एनोड टर्मिनल कहलाता था कि नहीं कहलाता था? मैंने बोला था कि एनोड वो टर्मिनल होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन वो चीज़ होती है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का लॉस दिखाते हैं। मतलब ये वाली साइड जो है आपकी, ये वाली साइड जो है ये एनोड का ही काम करेगी। याद आया सभी को? अभी मैं एक बार एनोड कैथोड आपको दोबारा लिखवा दूंगी, तो आप उसको फिल करिएगा, खुद देखिएगा कैसे एनोड और कैथोड हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एनोड बन गया आपका, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरी साइड आप क्या देखोगे, अगर ये एनोड का काम कर रहा है तो डेफिनेटली शी यानी SHE किसका काम कर रहा होगा, कैथोड का। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, जहां ऑक्सीडेशन है वहां रिडक्शन जरूर है, जहां रिडक्शन है वहां ऑक्सीडेशन अवश्य होगा। होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो 101% दुनिया में इसको कोई नहीं बदल सकता कि यहाँ रिडक्शन नहीं हो रहा होगा। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ क्या हो रहा होगा, रिडक्शन ही हो रहा होगा। यहाँ क्या हो रहा होगा, रिडक्शन ही हो रहा होगा। बात समझ में आई सभी को? रिडक्शन ही हो रहा होगा, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होंगे। वही इलेक्ट्रॉन जो इसने छोड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन उठ करके इस साइड को चलते गए और यहाँ शी पर आ गए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तक आ गए, ठीक है। मतलब उधर ऑक्सीडेशन तो इधर रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो रहा है तो तुम बताओ अब इसमें से कौन सी रिएक्शन को सही लिखी है मैंने, यहाँ पर कौन सी वाली हो रही होगी। ये क्या दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखा रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है मैम। लेकिन ये वाली रिएक्शन कौन सी है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, मतलब रिडक्शन दिखा रहा है, मतलब इस साइड ये वाली रिएक्शन चल रही होगी। बोला था कि अभी थोड़ी देर में तुम ही बता दोगे कि यहाँ पर कौन सी वाली रिएक्शन चल रही होगी, सामने वाला डिसाइड करवा देगा ये वाली बात। बात समझ में आई सभी को? ठीक है जी, ऐसा हो गया। तो ऐसा हो गया तो मैं क्या कह सकती हूँ बेटा कि अगर यहाँ रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन हो रही है,
तो इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ कि हाइड्रोजन आयंस के पास ज़्यादा टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। बोल सकती हो कि नहीं बोल सकती? यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, मतलब ये रिड्यूस क्यों हुआ होगा? देखो, किसी के पास ऑक्सीडेशन टेंडेंसी हो सकती है, किसी के पास रिडक्शन हो सकती है ना? किसके पास कौन सी होगी सामने वाला डिसाइड करेगा। अगर सामने वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मतलब मैं क्या होंगी? रिड्यूस होंगी। मैं शी हूँ इस टाइम, तो मैं क्या कर रही हूँ? रिड्यूस कर रही हूँ। यानी उसके कंपैरिजन में मेरे अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या करूँ? गेन करूँ। है कि नहीं है? मेरे अंदर ये कैपेसिटी ज़्यादा है, शी के अंदर ये कैपेसिटी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? गेन कर सके। तो मतलब हाइड्रोजन आयंस हैज़ मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास टेंडेंसी नहीं थी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, लेकिन जब इसने जब कब नहीं थी? जब इसको शी से कनेक्ट किया। शी से कनेक्ट करने के बाद हमने क्या देखा कि जिंक वाली रॉड के अंदर कैपेसिटी है लॉस करने की, तो शी के पास है, यानी SHE के पास है एक्सेप्ट करने की, तो मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना क्या रिडक्शन नहीं कहलाता था? है ना? हाइड्रोजन आयन अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी? मतलब देखिए, जिसका रिडक्शन हो रहा है मतलब उसकी वही कैपेसिटी ज़्यादा है ना? जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी ज़्यादा है, और जो रिड्यूस हो रहा है उसके अंदर रिड्यूस होने की, रिडक्शन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। मानते हो इस चीज़ को? और रिडक्शन करने की कैपेसिटी को तो हम क्या बोलते थे? रिडक्शन पोटेंशियल ही तो बोलते थे। मतलब क्या निकल के आता है कि जो चीज़ रिड्यूस हो रही है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। मतलब क्या निकल के आता है कि जब जिंक वाले रॉड को जब मैंने SHE के साथ कनेक्ट किया तो मैंने पाया कि ये जो है रिड्यूस हो रहा है, इसका रिडक्शन चल रहा है, और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन चल रहा है। यही पाया मैंने, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से आया, ठीक है, हवा में कोई बात नहीं की गई है, यही होगा हमेशा। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो मैं क्या बोलूँगी? इसकी कैपेसिटी रिडक्शन करने की ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगी इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। और इसकी रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगी, मैं क्या बोलूँगी? मैं बोलूँगी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। बोलूँगी कि नहीं बोलूँगी? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। अच्छा, तो क्या मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा? कोई एक ही चीज़ ज़्यादा हो सकती है, या तो ऑक्सीडाइज टेंडेंसी या रिड्यूसिंग टेंडेंसी। अगर इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। बट स्पेशली मैंने रिडक्शन की टर्म्स में क्यों लिखा? क्योंकि अभी पढ़ाया मैंने कि हमारी NCERT में जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर किस बेस पर काम करेंगी? रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में। तो कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों? यहाँ से क्या कंक्लूजन एक निकल के आता है? एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जिंक वर्सेस जब SHE को कनेक्ट किया मैंने, तो मैंने पाया कि जो SHE है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। ठीक है, जो SHE है मेरा उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। ठीक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। और चलो हाई को मैं थोड़ा सा और हाई कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है जी, ये तो बढ़िया राइम बन गई हमारे पास एक। चलिए, और इसका जो हमारा जिंक और जिंक रॉड आपको जिंक सल्फेट में आपने लगा रखी है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आ गया? उसका रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास लो आ गया। ठीक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आ गया? लो आ गया। एक कंक्लूजन आप यहाँ से निकाल के बैठ गए। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। तो क्या हुआ? तो ये हुआ। आगे देखिए, तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ? इसको मत देखो, तुम फिर से मेरे को ही देखो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? कैसे? इसी बात को, जो ये मैंने बात लिखी है, इसी को अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल अगर मैं हाइड्रोजन वाले का दिखा रही हूँ तो क्या लिखेंगे कि भाई H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2 में। यही तो रिडक्शन होगा, है ना? और उधर से हमारा रिडक्शन पोटेंशियल जिंक वाले का दिखाओ कि जिंक का रिडक्शन कैसे दिखाओगे? 2 पॉजिटिव कन्वर्ट होते जिंक में। हाँ, माना वो ऑक्सीडाइज हो रहा था, पर यहाँ पर कहानी में किस टर्म्स में लिख रही हूँ? रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में। तो ये भी रिडक्शन करता हुआ दिखा रही हूँ कि 2 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जिंक में कन्वर्ट होता है। ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिखा रहा है? जिंक का दिखा रहा है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें पहले कभी आपने नहीं पढ़ी है तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आए
लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता है, मैं हर बार एक क्लास में ये बात बोलती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वीमेन टू, ठीक है, दोनों को परफेक्ट बनाते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है आपका, ये किसका शो हो रहा है बेटा जी? मेरे को ये रिडक्शन पोटेंशियल मुझे जिंक का शो हो रहा है। और ये किसका रिडक्शन पोटेंशियल है? ये मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, किसका? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जो हमारी हाइड्रोजन गैस भरी गई थी उसका दिखा रही हूँ। दोनों को दिखाने के तरीके लिखे हैं मैंने, ठीक है। और अभी आपने बोला कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सी का ज़्यादा है और इसका कम है, मतलब मैं यहाँ पर ये सिंबल लगा दूँ तो कोई गुनाह तो नहीं होगा, है ना? यही तो मैं दिखाया। ये जो मैंने यहाँ पर वर्डिंग्स में बात लिखी थी उसको मैं सिंबॉलिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी। ये क्या दिखा रहे हैं हम लोग? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ठीक है जी, चले आगे। आगे देखिए, तो जब भी कभी ऐसा हो कि आपकी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो काम करने लगे किसका? रिडक्शन का, और जो सामने वाला इलेक्ट्रोड है जैसे जिंक है इस केस में, वो काम करे ऑक्सीडेशन का, तो आप यहाँ पाओगे कि जो आपको मीटर में वैल्यू मिलेगी, जो वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, आपने ये भी चलो लिख देती हूँ, भूल जाओगे वरना आप लोग, जो इसके लिए आप लोग मीटर्स यूज़ करते हैं पोटेंशियल मेज़र करने के लिए, उन मीटर्स के नाम होते हैं, या तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाले पोटेंशियोमीटर, और आप उसको वोल्ट मीटर भी बोलते हैं, ठीक है, और आप उसको क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। समझ आ गई बात? तो ये दो नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ऐसे केस में आप क्या पाएंगे बेटा? इन केसेस में ई नॉट वैल्यू आपको हमेशा कैसी मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात हो गई है कि जब आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम करे? रिडक्शन पोटेंशियल वाले की तरह काम करे, और सामने वाला इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन की तरह काम करे, जो मीटर में आपको वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। कैसी मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। तो यहाँ पर भी उसी कंक्लूजन को फाइनली क्या, जो कुल मिला के बात निकल के आई है, कुल मिला के जो बात निकल के आई, मैं वो लिख रही हूँ आपके सामने, जो कंक्लूजन है बेटा। कंक्लूजन क्या होगा कि इसका तो फिक्स है ना, इसका तो फिक्स है कि आपने वैल्यू असाइन कर रखी है 0 वोल्ट, फिक्स है ये चीज़, तो इसका ई नोड वैल्यू फिक्स है। लेकिन जो ई नोड वैल्यू आपने इसकी कैलकुलेट करी, यानी इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करा, तो आप पाओगे कि वो आपको नेगेटिव मिलेगा। और ये वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट होता है, ठीक है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट होता है। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? ठीक है, सभी को समझ में आ गई ये वाली बात? रिडक्शन पोटेंशियल इसका कितना होता है भाई? इतना होता है, माइनस का 0.76 वोल्ट। तो ध्यान रखिए, जो मैंने रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करा, ये मैंने किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करा है? शी के रिस्पेक्ट में, यानी अपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। आ गई बात समझ में? ठीक है, एक इलेक्ट्रोड, देखो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है ना, तो अभी आपको सिर्फ 2 का एग्जाम्पल समझाया जा रहा है, एक जिंक का और एक कॉपर का। ऐसे ही आप दुनिया के सभी एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब दूसरा टारगेट पूरा करते हैं। यही रिडक्शन पोटेंशियल अब मैं कैलकुलेट करने चली हूँ, या चलो यहाँ ना करवा के अलग से, ये मैंने जिंक वर्सेस SHE को यूज़ किया था, ठीक है। अगली स्क्रीन पर मैं क्या कर रही हूँ? कॉपर वर्सेस SHE का खेल देखेंगे हम लोग, कि कॉपर वर्सेस SHE कैसे काम करेगा। कॉपर वर्सेस SHE, ठीक है, H मेरा थोड़ा इलोंगेट हो गया गर्मी से। चले आगे, सेम वही कंस्ट्रक्शन। क्या? एक बीकर आपका क्या होगा? वही SHE का काम करेगा, और दूसरा बीकर जो होगा आपका वो किससे वो अपना कॉपर वाला होगा, यानी कॉपर की रॉड होगी, और उसको हमने एक सॉल्यूशन में फिल कर रखा होगा। सॉल्यूशन में फिल कर रखा होगा, किस चीज़ का सॉल्यूशन था? इसी मेटल का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सॉल्यूशन, है ना। तो आपको याद होगा मैंने क्या लिखा था कि ये भी आपका किस तरीके से ब्रेक होता है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस में, और ये ब्रेक होता है आपके सल्फेट आयंस में। होता है कि नहीं होता? ये होता है आपके सल्फेट आयंस में, कुछ इस तरीके से ये ब्रेक होता है। ये कलर थोड़ा लाइट हो गया, यहाँ पे और कलर्स नहीं है। ओके, आया समझ में इतना? ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर से वही सॉल्ट ब्रिज से इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे भाई, ठीक है। इनको किससे कनेक्ट कर देंगे?
सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस वगैरह आप भेजोगे सारा शी है मतलब ये, और इनको हम आपस में कनेक्ट करेंगे वही अपने वोल्ट मीटर से। ठीक है, किससे कनेक्ट करेंगे भाई? वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे। तो इस केस में आप क्या देखोगे? इस केस में आप ये देखोगे, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, जरा वो सुनेंगे आप। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यहाँ क्या देखने को मिलेगा? जैसे वहाँ देखने को मिला था जिंक वाले केस में, यहाँ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कॉपर जो है फिर से कुछ ना कुछ वेट गेन कर रहा होगा, है ना। और डैनियल सेल को याद करो, वेट गेन कब हुआ था? वेट गेन कब होता है? जब सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करें और मेटल में कन्वर्ट होते चले। सारा का सारा डैनियल सेल दिमाग में आ जाना चाहिए। फिर वही बात आती है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे कि आप कॉपर हमेशा रिड्यूस ही होता है क्या, नहीं। यहाँ पर डैनियल सेल में भी रिडक्शन हुआ था और SHE के साथ भी क्या कर रहा है? रिड्यूस ही कर रहा होता है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी? पहली ऑब्जर्वेशन है गाइस कि कॉपर रॉड गेन्स वेट। ठीक है, कॉपर रॉड क्या हो रही है? वेट गेन कर रही है, यानी कि हेल्दी होती चली जा रही है, जैसे जिंक वाली रॉड डिप्लीट हो रही थी। अच्छा मैम, अगर ये कॉपर रॉड वेट गेन कर रही है, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि कॉपर वाला जो आपका हाफ सेल है, कॉपर वाला हाफ सेल जो है, यहाँ पर कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा? ये तो मैम हमने रिडक्शन डैनियल सेल में पढ़ा था। ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर क्या चल रहा होगा? रिडक्शन चल रहा होगा। जब ये वाला सेल जो है, कॉपर वाला जो हाफ सेल है, वेट गेन्स वेट, और कॉपर वाला हाफ सेल जो है ये कैसे एक्ट कर रहा होगा? एक्ट एज रिड्यूसिंग हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल, है ना। ये काम जब ही हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा? देखो रिएक्शन लिख लेते हैं, कैसे होता है ये चीज़। जब कॉपर के आयंस जो कि आपके सॉल्यूशन में हैं, इनको इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, कहाँ से आ रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन? वो डेफिनेटली यहाँ से कहीं से आ रहे होंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चलते हुए इस साइड को आ रहे हैं। तो ये जो सॉल्यूशन में कॉपर के आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कॉपर के कॉपर के मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? कॉपर के मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। और वो मेटल के जो एटम्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो इसी रॉड पर आपके क्या होते जा रहे हैं? स्टिक करते जा रहे हैं। मेटल के रॉड पर ये कॉपर के एटम स्टिक कर रहे हैं, और इसी वजह से हमें दिख रहा है कि जो कॉपर का जो रॉड है वो अब हेल्दी होती जा रही है ना। मतलब वो अब उसकी थिकनेस बढ़ रही है, यानी यहाँ पर ये रिएक्शन चल रही होगी। तो अब अपनी पुरानी बात ध्यान कीजिए, अगर यहाँ पर रिडक्शन चल रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या निकलता है बेटा? इसका सीधा मतलब निकलता है, इसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन आपको क्या पता चल जाएगी कि जो आपका जो सामने वाला इलेक्ट्रोड है, सामने वाला कौन है? शी, SHE, ये किसकी तरह काम कर रहा होगा? यहाँ पर रिडक्शन ना चल के अब ऑक्सीडेशन चल रहा होगा, मतलब ये काम कर रहा होगा एनोड का, है ना। अगर यहाँ पर क्या चल रहा है? रिडक्शन चल रहा है ना, तो रिडक्शन हाफ सेल को ही तो हम लोग क्या बोलते थे? रिडक्शन हाफ सेल को हम बोलते थे कैथोड। यानी ये वाला सेल आपका किसकी तरह काम कर रहा है? कैथोड की तरह। तो सामने वाला जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह काम करेगा? डेफिनेटली एनोड की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो अपने जरा इस पेज पर वापस आओ। आपको मैंने 2 रिएक्शंस लिखवाई थी ना। अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो कौन सी वाली रिएक्शन लिखूं? ये वाली या ये वाली? अगर एनोड है मैम, दोबारा ध्यान तुरंत लाएंगे, एनोड पर क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में दिखा रहे हैं? इस रिएक्शन में दिखा रहे हैं कि इस रिएक्शन में दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं हम इस वाली रिएक्शन में। मतलब यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ आपके लिए, ये वाली जो रिएक्शन है वो कब लिखी जाती है? जब ये एनोड की तरह काम करेगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, ध्यान रखिए, एनोड इज ऑक्सीडेशन। और ये वाली रिएक्शन हम कब लिखते हैं? जब रिडक्शन होगा, यानी सॉरी यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं। अब यहाँ क्या लिखा था? एनोड, हाँ ये लिखा भी हुआ है वैसे मैंने, ऑक्सीडेशन चल रहा है यहाँ पर। और ये वाली रिएक्शन हमें कब लिखनी है? जब ये काम कर रहा होगा किसकी तरह? कैथोड की तरह। मतलब यहाँ पर चल रहा होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब रिडक्शन। ठीक है, ये तीनों बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, बार बार जितना रिवाइज करेंगे आपको उतना याद होता चला जाएगा। एक सेकेंड, ये पेज बीच में कहाँ से आ गया? इन्वर्स में चल रहे हैं पेज, इसको उठा करके यहाँ ले आते हैं। ठीक है,
और ये वाला उठा करके यहाँ ले आते हैं। अब सही है, अब सही चल रहा है, ठीक है। तो हम इस पे थे, कॉपर वाले को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया हुआ है। ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलती है कि कॉपर की जो रॉड है वो वेट गेन कर रही है, मतलब वो रिडक्शन कर रही है, मतलब वो कैथोड की तरह काम कर रही है, मतलब सामने वाले को एनोड की तरह काम करा रही है। मतलब इस केस में SHE किसकी तरह काम कर रहा है, इस किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह। देखो यहाँ पर कैथोड की तरह काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था, इस केस में रिडक्शन हो रहा था, मतलब इस केस में आपका SHE किसकी तरह वर्क कर रहा था, जहाँ रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड बोलते हैं, और जिंक आपकी एनोड की तरह काम कर रही थी, है ना। लेकिन वहीं दूसरे एग्जाम्पल में जब इसको मैंने कॉपर के साथ कनेक्ट किया तो अब ये एनोड की तरह काम कर रहा है। तो क्या मेरी बात यहाँ से प्रूव नहीं हो जाती कि जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड भी काम कर सकता है, एनोड भी कर सकता है, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि सामने जो काउंटर इलेक्ट्रोड है, जो हमने जिंक लिया है, कॉपर लिया है, कोई सा भी इलेक्ट्रोड लिया है, वो कौन सा है, उस पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आई। तो अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है तो मैम हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है जी, इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो रिएक्शन कौन सी चल रही होगी वो भी लिखनी आनी चाहिए, वो है आपकी हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो रही होगी, मतलब ये वाली तो यहाँ पर रिएक्शन चल रही होगी। समझ आ गई बात। पोटेंशियल आपने इसका असाइन कर रखा है 0 वोल्ट, मतलब इस मीटर में जो भी वैल्यू आपको दिखाई देगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, कॉपर की होगी। क्यों, क्योंकि ये जो आपने पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर लगाया है ना, ये एक्चुअली में इन दोनों सेल्स का डिफरेंस कैलकुलेट करता है। चलो ये भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर जो आपने लगाया है वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, इट कैलकुलेट्स, कि क्या करता है, इट कैलकुलेट्स पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है ये बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। ये जो आपने 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं ना, इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है ये, बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है जी। अब अगर एक की वैल्यू 0 है, मतलब अगर आप देखो, अगर मैं कहूँ कि इस 0 माइनस समथिंग किसी चीज़ का आप कैलकुलेट कर रहे हो डिफरेंस, तो एक चीज़ 0 है, यानी दूसरी जो वैल्यू आपने लिखी है वो डेफिनेटली उस इलेक्ट्रोड की है कि नहीं है, है ना। जैसे जिंक वाले केस में हम लोग ने किया था, ये वैल्यू आपको याद रखनी है कितनी होती है, 0.76 माइनस में, जब आपने इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया था तब। उसी तरीके से जैसे ही आप इसको कॉपर वाली रॉड के साथ कनेक्ट करेंगे, कॉपर वाली रॉड के साथ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको वैल्यू देखने को मिलेगी, वैल्यू देखने को मिलेगी। और वैल्यू कुछ आपकी 0.63 समथिंग के आसपास होती है, 0.63 वोल्ट, और इस केस में कितनी होगी, वो पॉजिटिव होगी। कितनी होगी, वो पॉजिटिव होगी। एक सेकेंड, इससे पिछला पेज उसमें दे रखा है मैंने, ठीक है। ये वैल्यू अभी कहीं ना कहीं आएगी, आई थिंक तो 0.63 या 4 के आसपास ही होती है वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में आपको ये वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव देखने को मिलेगी, पॉजिटिव देखने को मिलेगी। यानी यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा फाइनल, कि जब आपका SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे मेटल का आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, बेसिकली साइन है ये वैल्यू, पॉजिटिव आएगा। लेकिन यही जब SHE किसकी तरह काम कर रहा था, कैथोड की तरह काम कर रहा था, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ रही थी वो कैसी आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। ये दोनों ही पेजेस पे आपको यही चीज़ समझा रखी है मैंने, ठीक है। ये जिंक के साथ कंप्लीट करवाया इसको मैंने, और यहाँ पर किसके साथ करवाया है, कॉपर के साथ। तो इसको भी इसी तरीके से थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा समझना कि रिडक्शन पोटेंशियल एक तरफ आपका हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, कॉपर का है। कॉपर की रॉड को रिडक्शन कैसे दिखाते हैं, कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे होंगे, ठीक है। अगर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कहाँ लिखा है मैंने, कहाँ लिखा है, ये रहा, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, मतलब
इसका मतलब क्या निकलता है कि इसकी रिडक्शन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, हाई रहेगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, हाई रहेगा, तभी तो ये रिड्यूस कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। हो गया। तो डेफिनेटली हमारे SHE का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर उसका हाई है तो इसका तो लो होना ही पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा इस केस में, पर्टिकुलरली इस केस में, ठीक है। बाकी ऐसे किसी को हम पक्का असाइन नहीं कर सकते कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। क्यों? क्योंकि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन ये रिलेटिव टर्म्स होती हैं, आप किसी भी एक चीज़ को पर्टिकुलर कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर रिलेशन किसके साथ चल रहा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ चल रहा है। मेरे हिसाब से बातें क्लियर हैं आपको, ठीक है। तो अगर मैं दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रही हूँ, चलो दोनों का आप ही लिखेंगे मेरे साथ। SHE मतलब हमारा केस कौन सा, ये कॉपर वर्सेस SHE। तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिला कि जो SHE है उसका हो रहा था ऑक्सीडेशन, ठीक है। सब बातों का निचोड़ है ये, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये काम किसका कर रहा है, एनोड का, एक्ट एज एनोड। दूसरी बात, सब देखो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहेगा, तुम भी ऐसे ही लिखना सीख जाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस में लाएंगे इन चीज़ों को। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब ये किसका काम करेगा, एनोड, क्योंकि मैम ने बताया था कि एनोड पर ही ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये टर्मिनल कौन सा बनेगा आपका, एनोड। एनोड का साइन क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल। कैसा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। क्यों होगा, क्योंकि यहीं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एनोड इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन की स्टार्टिंग होगी, यहीं पर इलेक्ट्रॉन निकले, इसलिए इसका सिंबल कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव चीज़ यहीं से ओरिजिनेट हुई है। आगे बात समझ में, ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो क्या होगा, हाई होगा। लेकिन मैम इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा, है ना। हमें IUPAC की टर्म्स में बात करनी है तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में बात करनी पड़ेगी। देखो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये जब मैंने कॉपर वर्सेस SHE लगाया तो मैंने क्या देखा कि जो SHE था वो क्या कर रहा था, एनोड की तरह काम कर रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था इसका, इसलिए वो एनोड की तरह काम करेगा। एनोड का सिंबल क्या होता है मैम, नेगेटिव होता है, ठीक है जी, क्योंकि यहीं पर इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो चलो आपके लिए मैं रिएक्शन भी लिख देती हूँ, मतलब यहाँ पर ये रिएक्शन चल रही है, हाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टिंग इनटू H पॉजिटिव आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स। बार बार क्यों लिख रही हूँ, ताकि तुम्हें याद हो जाए, और तुम्हें भी बार बार ही लिखना है, ठीक है। एक बार लिखने से कभी ये चीज़ें आती ही नहीं है। गॉट इट। नेगेटिव का काम कर रहा है, अगर ये एनोड ऑक्सीडेशन कर रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसकी ये कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो इन टर्न रिडक्शन पोटेंशियल इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैम क्लियर है हमें, ठीक है। तो दूसरा जो था हमारा कॉपर वाला जो सेल था, जिसको हमने कॉपर सल्फेट के साथ डिबोया हुआ था, वो किसकी तरह काम कर रहा है मैम, हमने पाया कि वो वेट गेन कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर तो मैम रिडक्शन चल रहा है, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चल रहा है। वहाँ पर रिएक्शन लिख देती हूँ आपके सामने, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा तो मतलब रिएक्शन क्या चल रही होगी वो भी सुन लो, करी थी हमने अभी, कि इस सॉल्यूशन में जो कॉपर के आयंस हैं वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर के मेटल में कन्वर्ट हो रहे होंगे, मतलब ये रिएक्शन चल रही होगी। हो गया, समझ में आ गया। आगे चलें, आगे क्या कहता है सुनो, अगर रिडक्शन चल रहा है तो मतलब ये टर्मिनल काम किसकी तरह करेगा, इट विल एक्ट एज कैथोड, क्योंकि हमने बताया था कैथोड पर ही क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड पर ही क्या होता है, रिडक्शन होता है। हो गया। अगर ये कैथोड का काम कर रहा है तो ये टर्मिनल कैसा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और आ किसकी तरफ रहे हैं, कैथोड की तरफ आ रहे हैं, तो ये काम किसकी तरह करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चल के आएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल के आएंगे, ठीक है जी। आगे देखिए, अगर ये रिडक्शन कर रहा है तो इसका आपको कौन सा पोटेंशियल हाई मिलेगा, भाई इसका डेफिनेटली रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि ये रिडक्शन कर रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। समझ आई बात। और फाइनल कंक्लूजन, अच्छा इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी उसकी ज़रूरत नहीं है, कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। ये हाई है तो ये तो लो होना ही होना है,
बात समझ में आई सभी को? ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स आपके क्लियर हो गए। अब इसमें फाइनल कंक्लूजन लिख दूं। फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यहाँ दिखा देते हैं। हाँ चलो ये हो गया आपका। अच्छा ऐसे केस में, हाँ ठीक है, कंक्लूजन तो लिखना ही पड़ेगा। ऐसे केस में आपने क्या देखा, ऐसे केस में आपने क्या देखा कि जो आप ई नॉट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, वो आपको हमेशा कैसी मिलेगी? आपको पॉजिटिव मिलेगी। कैसी मिलेगी? आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। ये वाली मैंने आपको, ये वाली स्लाइड किसके रिस्पेक्ट में समझाई थी? जिंक वर्सेस SHE। ठीक है, जिंक वर्सेस SHE। आपके लिए होमवर्क छोड़ देती हूँ बिल्कुल, यहाँ मैंने मोटा मोटा लिख दिया है। जैसे ये स्लाइड मैंने पूरी बनाई है ना, कि यहाँ पर शी क्या काम कर रहा था और कॉपर वाला रॉड क्या काम कर रहा था, सेम ऐसी ही लाइनें आपको समझ लो किसके लिए लिखनी है? इस वाले के लिए, कि इसमें जिंक वाली जो रॉड है वो एनोड का काम कर रही है। एनोड है तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? लो होगा। बिल्कुल सेम स्लाइड, सेम पेज आपको क्रिएट करना है इस वाले के लिए। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इस चीज़ को जरा यहाँ भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये वाला काम जो है आपका फिनिश हो जाएगा। ये देखो शुरुआत के 2-3 टॉपिक है जो इनमें काफ़ी समय लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल क्या है? बेस है। इसी से आपको पूरे चैप्टर का ना हम लोग नर्व्स इक्वेशन वगैरह तभी सॉल्व कर पाएंगे जब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। समझ आई बात? इसीलिए इनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये टर्म्स आपने कभी पहले पढ़ी ही नहीं है। सब चीज़ें मैंने यही लिखी हैं यहाँ पर। इसको मैं रब कर देती हूँ, ये वाला हिस्सा। ठीक है, क्या है देखो, इन दिस केस SHE ने क्या किया होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही लिखा था मैंने। इस मतलब किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह। कॉपर ने गेन किए इलेक्ट्रॉन्स, तो वो किसकी तरह काम कर रहा है? कैथोड की तरह कर रहा है। कॉपर की टेंडेंसी मतलब ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो गया। तो आप इसको इस तरीके से सिंबॉलिकल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो। अब तो लिखना आ गया आपको, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको हाई दिखाना है, इसका आपको लो दिखाना है, तो सिंबल इस तरफ आ जाएगा आपका। ठीक है, और क्या कहता है कि अगर कभी ऐसा हो तो आपको उस केस में ई नॉट वैल्यू जिस मेटल की आप कैलकुलेट करना चाहते हो वो हमेशा कैसी मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। इस केस में आपने जो यहाँ देखा था हमेशा कैसी मिल रही थी? नेगेटिव मिल रही थी। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। 2-3 बार इनको आपको रिपीट करना पड़ेगा। चलें आगे। इन्हीं बातों को देखो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है, इन्हीं पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है मैंने आपको। ठीक है, इसी चीज़ को आपको पढ़ना है। जो मैंने वहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया ना, वो मैंने अपनी लैंग्वेज में बना दिया। इसको मैंने पेज पे आपको इस तरह से लिख के दिया था। आप इसको 2 मिनट पढ़ करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस तरीके से लिखा गया है कि कौन ऑक्सीजन नेगेटिव ई नॉट वैल्यू आ रही है तो उसका क्या मतलब होता है, और पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू आ रही है तो इसका क्या मतलब होता है। लास्ट टॉपिक इसका आज हम लोग कंप्लीट करें, इसके बाद अपनी क्लास को रैप अप करते हैं एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी सुनिए, हमने एक वर्ड लिखा है स्टैंडर्ड ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेटा एक सेल के अंदर हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? यस मैम जा रहे हैं। डैनियल सेल में हमने देखा था कि जिंक की तरफ से उठ करके ये इस तरफ गए थे, एनोड से कैथोड की तरफ। कहाँ गए थे? एनोड से कैथोड की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यही हुआ था। कोई भी चीज़ करने के लिए बेटा एक फोर्स चाहिए होती है। यहाँ पर भी वही फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जा रही है, जिससे हमारा सेल वर्क कर रहा है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ द सेल। ई नॉट, ईएमएफ ऑफ द सेल बोल लो, या फिर इसको बोल दो सेल का पोटेंशियल, या फिर इसको क्या बोल दोगे आप? सेल का पोटेंशियल। ठीक है, जैसे हमने सेल का पोटेंशियल मेजर करने के लिए एक SHE लिया था, दूसरा रॉड लिया था, जो भी रॉड थी। इसी तरीके से जब हमने अपना डैनियल सेल बनाया था तो हमारे पास एक था जिंक वाला हाफ सेल और दूसरा था हमारा कॉपर वाला हाफ सेल, और आपने देखा था इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए थे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने के लिए हमें एक फोर्स लगी होगी, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा होगा, जो हम इतनी देर से देख रहे हैं। वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका ई सेल कहलाता है, ई नोड ऑफ द सेल कहलाता है। ठीक है, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। चलो, या फिर एक काम करते हैं, बस अभी आप इसको इतना समझिए, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि ईएमएफ क्या है। ईएमएफ इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसका शॉर्टकट नाम होगा ई सेल या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। ये सब एक ही नाम होते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, ये सब एक नाम है। ये क्या है? ये एक ऐसी फोर्स है, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इलेक्ट्रॉन्स को एनोड से कैथोड की तरफ ले जाने के लिए ज़रूरी होती है।
ठीक है, एनोड से कैथोड की तरफ ले जाने के लिए ज़रूरी होती है। अब इस सेल को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हमारी नेक्स्ट क्लास का टास्क है। लेकिन आई नो ये जो अभी क्लास हुई है ये बहुत ज़्यादा क्या थी, मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल टर्म्स थी इसमें। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चीज़ को 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे, तभी आपको ये चीज़ें नेक्स्ट क्लास में तभी कनेक्ट हो पाओगे। अदरवाइज समझ लीजिए फिर अब आगे का चैप्टर फिर ऊपर से जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ तक की कनेक्टिविटी आपकी प्रॉपर बनी रहनी चाहिए, ओके। और जो PDF मैंने आपको दे रखी है उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, यही आपका नेक्स्ट क्लास तक का टास्क है, ओके। चलिए, जय हिंद।